हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का साइंस क्लासेस क्विज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब तक हम एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में समझ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को समझें। उसी के बाद ये जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ आएगा। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है संकर पूर्वज संकरण। क्या होता है संकर पूर्वज संकरण? हम पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या मतलब है इसका, है ना? परिभाषा को हम कैसे समझते? देखिए, हम यहां पर इस बात को समझते हैं कि ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है। ये डेफिनेशन हमसे कहना चाहती है कि जैसा मान लीजिए हमने कोई भी क्रॉस कराया था, एक संकर संकरण ही ले लीजिए आप एज ए एग्जांपल, हमने एक संकर संकरण में को ही समझ लेते हैं। तो ये शुद्ध लंबे पादप था, ये शुद्ध लंबा पादप था और ये शुद्ध बौना पादप था। यहां पर जो युग्मक बना था वो युग्मक था कैपिटल टी और यहां जो युग्मक बना था वो कौन सा था? स्मॉल टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी, तो इसमें जो युग्मक बना वो क्या हो गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं वापस से, कोई बात नहीं। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। अब हम परिभाषा को वापस से एक बार देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कहने का मतलब है प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियां, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियां कौन है? ये हैं प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियां, ये हैं। अब इनका क्रॉस किससे करवाया जाए? या तो इसका क्रॉस इस प्रभावी जनक से करवा दिया जाए। किससे करवा दिया जाए? इस प्रभावी जनक से करवा दिया जाए, यानी कैपिटल टी का क्रॉस इस फर्स्ट जनरेशन में जो संतान आई है इससे करवा दिया जाए। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी हम संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। देखिए, ये जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी को हम पूर्वज कह सकते हैं और ये संकर संततियां हैं जो क्रॉस से पैदा हुई है, संकरण से पैदा हुई है। तो जब संकर का क्रॉस इसके पूर्वज से ही करा दिया जाता है तो इसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना? तो ये है संकर पूर्वज संकरण, जहां पर प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियां का क्रॉस उसके प्रभावी या अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। तो जैसे ये प्रभावी जनक से कराया तो ये भी ये संकर पूर्वज संकरण है। और अगर इससे नहीं करवाते हैं, अगर हम मान लीजिए इससे नहीं करवाते हैं और इससे करवा देते हैं, है ना, यानी अप्रभावी जनक से इसका क्रॉस करवा देते हैं, ये अप्रभावी जनक से क्रॉस करवा देते हैं, तो यहां जो संततियां प्राप्त होगी इसका जो रिजल्ट आएगा, इस प्रकार का क्रॉस भी क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी अब तो आपको परिभाषा कि जब प्रथम पीढ़ी में, जैसे हमने सबसे पहले मेंडल ने ये प्रयोग किया और इससे ये फर्स्ट जनरेशन प्राप्त करी। अब इस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस अगर इस प्रभावी जनक से करवा दें या इससे नहीं करवाएं तो इसका क्रॉस इस अप्रभावी जनक से करवा दें, तो इस प्रकार का जो संकरण मेंडल करवाता था उसी को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। ऐसा मेंडल क्यों करता था? एक्चुअल में ऐसा मेंडल इसलिए करता था, हम आगे पढ़ेंगे उस बात को समझेंगे भी सही। वो कोई भी पादप उसने लिया है वो वास्तव में शुद्ध देखो, लंबा कैपिटल टी भी होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है। बोना स्मॉल टी ही होगा तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लंबा पादप लिया है उसने, वो शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, इस बात की जांच करने के लिए मेंडल क्या करवाता था? संकर पूर्वज संकरण करवाता था। हम इसको समझेंगे आगे। लेकिन यहां पर अब एक बात और आप समझ लीजिए, क्या
कि यहाँ दो कंडीशन बन रही है कि या तो प्रथम पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक से करवाया जाए या अप्रभावी जनक से कराया जाए। तो इस आधार पर ये जो हमारा संकर पूर्वज संकरण है ये भी कितने प्रकार का हो जाता है, ये भी दो प्रकार का हो जाता है। पहला प्रकार क्या रहेगा कि अगर हम F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों का क्रॉस प्रभावी जनक से करवाते हैं तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण कहलाता है। तो फर्स्ट टाइप हो गया संकर पूर्व संकरण का फर्स्ट टाइप प्रतीप संकरण। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए हम F1 पीढ़ी की संततियों का क्रॉस इस अप्रभावी जनक से करवा देते हैं तो यह हमारा दूसरा टाइप हो जाता है। इसको हम कहते हैं तो इसको हम कहते हैं परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो गई हमारा संकर पूर्व संकरण कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। दो प्रकार का होता है, प्रतीप संकरण और परीक्षण संकरण। ठीक है, तो अभी ये बात तो हमारी क्लियर है, इसको हटा देते हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, आप ये नोट्स बनाएंगे और इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। दो प्रकार का होता है, प्रतीप संकरण जिसको इंग्लिश में बैक क्रॉस कहते हैं और दूसरा परीक्षण संकरण जिसको इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके दोनों पर ही चर्चा कर लेते हैं। प्रतीप संकरण क्या होता है, तो जैसा मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, अब ज्यादा विशेष कुछ बातें बचती नहीं है। जब प्रथम पीढ़ी में, है ना, अभी अभी मैंने पीछे समझाया आपको कि जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियों का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है तो इसे प्रतीप संकरण कहते हैं। क्लियर है। अब प्रतीप संकरण में क्या होगा कि इस प्रकार का जो संकरण है, इस प्रकार के संकरण में, या संकरण लिखना जरूर, इस प्रकार के संकरण में सभी 100% पादप जो आपको प्राप्त होंगे वो लंबे प्राप्त होंगे। यानी अगर लक्षण प्रारूप की बात करें तो 100% लंबे पादप हमें प्राप्त हो जाएंगे। जबकि जीन प्रारूप क्या होगा, तो जीन प्रारूप में 1:1 यानी दो प्रकार के जीन प्रारूप संतानों, 50% संतानों में अलग प्रकार का जीन प्रारूप होगा, 50% संतानों में अलग प्रकार का जीन प्रारूप होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसा हम देख करके आए F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करवाएंगे, प्रभावी जनक यानी शुद्ध लंबे पादपों से करवाएंगे। तो इनका जीन प्रारूप क्या होगा, आपको याद है यार, F1 पीढ़ी या अशुद्ध लंबे का जीन प्रारूप क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। जबकि प्रभावी जनक का भी आपको याद है क्या होता है, कैपिटल टी होता है। जब इनसे युग्मक बनेंगे ना तो यहां दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कैसे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, है ना। एक युग्मक में कैपिटल टी कारक होगा, एक युग्मक में स्मॉल टी कारक होगा। यहां पर दोनों युग्मक एक ही प्रकार के होंगे, कैपिटल टी। देखिए ये कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। अब बात आती है इनके निषेचन की। तो निषेचन कैसे होता है, देखिए मान लीजिए अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस होता है ना, हम प्रतीप संकरण समझ रहे हैं कि प्रतीप संकरण में कैसे नई जनरेशन प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि यार इस कैपिटल टी का क्रॉस यहां, मान लीजिए नर पादप या मादा पादप, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कैपिटल टी का क्रॉस अगर इस कैपिटल टी से होता है तो इनकी जो संततियां होंगी वो क्या होगी, उनका अंदर प्रारूप क्या होगा, कैपिटल टी। आ रही है बात समझ में, ये पहली संतान का जीन प्रारूप हो गया। सेम मान लीजिए कैपिटल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस ना होकर के इससे क्रॉस होता है तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर भी संतान का जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल टी। लेकिन सपोज दैट ये वाला युग्मक पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये वाला युग्मक पार्टिसिपेट करता है निषेचन की प्रक्रिया में, तब क्या कंडीशन बनती है, तो यहां से तो संतान को स्मॉल टी मिलेगा और इधर ये वाला युग्मक से क्रॉस कर जाता है तो यहां से कैपिटल टी मिलेगा। तो जो संतान है उसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग प्रकार का हो गया ना जीन प्रारूप। सेम ये स्मॉल टी इससे क्रॉस ना होकर के, इस युग्मक से क्रॉस ना होकर के इससे क्रॉस हो जाता है, तब कंडीशन क्या बनती है, तब कंडीशन बनती है सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्रकार से जीन प्रारूप आप देख रहे हैं कि आधी संतानों में कैपिटल टी है और आधी संतानों में कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी दो 50% कैपिटल टी 50% कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस दृष्टि से देखें, अगर 50-50 को हम काट देंगे ना आपस में अनुपात, तो सरल अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। तो जो जीन प्रारूप है, जैसा कि हमने यहां लिखा है ऊपर, जीन प्रारूप क्या होता है, 1:1। लेकिन अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है, देखो ये भी लंबा होगा, हालांकि ये शुद्ध लंबा है लेकिन होगा तो लंबा, ये भी लंबा, ये अशुद्ध लंबा और ये अशुद्ध लंबा। यानी कि सारी संतानें कैसी होगी, लंबी होगी। यानी 100% पादप कैसे होंगे, लंबे होंगे। ये तो बात हो गई हमारी प्रतीप संकरण की।
लेकिन अब हम थोड़ी टॉपिक से हटकर बात करते हैं। टॉपिक से हटकर क्या बात करते हैं कि यार इस प्रयोग से मेंडल को कैसे पता लग जाता था कि जो पादप उसने लिया है वो शुद्ध पादप है या शुद्ध लंबा पादप है या अशुद्ध लंबा पादप। तो सीधी सीधी बात है, आप यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यार ये एक प्रभावी जनक से क्रॉस करवा रहा है। अब यहां पर प्रभावी जनक की जगह मान लीजिए आप कि यार कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है ना, ये आपको लिखना नहीं है बस समझना है। तो यहां पर एक युग्मक तो कैपिटल टी होता, लेकिन यहां पर ये जो दूसरा युग्मक है इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह होता स्मॉल टी। और इस कंडीशन में ये जो युग्मक यहां इस कैपिटल टी से क्रॉस हो रहा है, वहां किससे क्रॉस होता है, स्मॉल टी से। तो कंडीशन क्या बन जाती, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका मतलब यह है कि भाई ये तो F1 पीढ़ी के पादप थे। F1 पीढ़ी में तो निश्चित तौर से, क्योंकि बोने से क्रॉस कराकर इसको प्राप्त किया था, तो यहां पर तो स्मॉल टी प्रेजेंट होगा ही, से मेंडल को पता था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में बोनेपन का लक्षण आया है कि स्मॉल टी बोनेपन का लक्षण आया है। इसका मतलब जिस पादप से क्रॉस करवाया गया है ना, वो दिखने में तो लंबा है लेकिन वो शुद्ध लंबा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं बोनेपन का कारक भी है। इसलिए इस वाले पादप के बोनेपन का कारक इस वाले पादप के बोनेपन के कारक से क्रॉस हो जाता है और एक बोनेपन का पादप यहां पर प्रकट हो जाता है। तो अगर ऐसा बोना लक्षण यहां पर प्रकट हो जाता तो वो 1:1 का जीन प्रारूप बिगड़ जाता, लक्षण प्रारूप भी बिगड़ जाता। मेंडल ये समझ जाता था कि यार ये जो है ना जिससे मैं क्रॉस करा रहा हूं वो प्रभावी जनक नहीं है, एक्चुअल में वो भी संकर संतति है। अगर सेम प्रारूप आ जाए 100% लंबे पादप और जीन प्रारूप 1:1, तो मेंडल ये जानता था कि जिससे क्रॉस कराया गया है ना वो क्या है, प्रभावी जनक। सेम वो परीक्षण क्रॉस में भी प्रतीप के बाद सेम परीक्षण क्रॉस में भी इसी प्रकार से वो जांच करता था। तो आशा करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो नहीं भी आ रही है तो कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर ही बात थी। आपको मेन प्रतीप संकरण याद करना है और इसको छापना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षण संकरण की। और देखिए परीक्षण संकरण में क्या है, परीक्षण संकरण, इस एरो पर ध्यान ना दें अभी। परीक्षण संकरण यानी बैक क्रॉस में सेम जैसा मैं पहले ही समझा चुका हूं फर्स्ट ही डेफिनेशन में कि प्रतीप संकरण में तो हम प्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी का, लेकिन जब हम प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संततियों का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है या अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, परीक्षण संकरण कहा जाता है। परीक्षण संकरण की अगर बात करें तो यहां 50% पादप लंबे, जैसा मैंने अभी दिखाया था ना, वही परीक्षण संकरण। 50% पादप लंबे और 50% पादप बोने प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर जीन है ना, अब 50-50% हो गया तो इसका मतलब यहां लक्षण प्रारूप भी 1:1 है और जीन प्रारूप भी क्या होता है, 1:1 होता है। कैसे समझते हैं, उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए जनक पीढ़ी में मेंडल ने F1 पीढ़ी को लिया जो कि अशुद्ध लंबे पादप होते हैं, और इसका क्रॉस इस बार वो अप्रभावी जनक से करवा रहा है। अप्रभावी जनक का जीन प्रारूप क्या होता है आप जानते हैं, F1 का तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अप्रभावी का क्या होगा, स्मॉल टी। पढ़ते आ रहे हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब युग्मक की बात करते हैं, युग्मक क्या बनेंगे, तो यहां पर वही दो प्रकार के युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर दोनों सेम, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका निषेचन होगा, क्रॉस होगा। तो मान लीजिए नर पादप ये परागकण है, ये अंडकोशिकाएं, तो इस प्रकार से अगर क्रॉस होता है कि ये कैपिटल टी युक्त युग्मक, कारक युक्त युग्मक इस स्मॉल टी कारक युक्त युग्मक से क्रॉस होता है, तो जो संतानें होगी, संततियां होगी, उसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसा कि आप देख लो, मान लीजिए ये इससे क्रॉस ना होकर के इससे, इस स्मॉल टी से क्रॉस होता है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, संतान का जीन प्रारूप अभी भी क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ये युग्मक पार्टिसिपेट नहीं करता है, सपोज दैट ये वाला पार्टिसिपेट करता है, तो स्मॉल टी किससे क्रॉस होगा, स्मॉल टी से संतान कैसी होगी, स्मॉल टी जीन युक्त, है ना। और लास्ट ये कारक इससे क्रॉस कर जाता है, इस युग्मक से क्रॉस कर जाता है, तब भी संतान क्या होगी, स्मॉल टी। तो जीन प्रारूप अगर आप देखें तो देखिए 50% संतानें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन युक्त है, 50% संतानें स्मॉल टी जीन युक्त है, यानी 50%। सरल अनुपात में बदलेंगे तो 1:1, यानी कि जीन प्रारूप क्या हो गया, 1:1। लेकिन अगर हम लक्षण की बात करें तो ये अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है। ध्यान दें, अशुद्ध लंबा कर ले इनको, ये अशुद्ध लंबा है ना, क्या है ये, शुद्ध लंबा नहीं है,
अशुद्ध लंबा है ना, अशुद्ध लंबा। ओके, आगे बात करते हैं कि ये कैसी होगी, तो आपको दिख ही रही है, ये शुद्ध बोना है। क्या है ये? शुद्ध बोना है। ओहो, ठीक है, तो ये जो दो संतानें होगी ये कैसी होगी? शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। तो आप देख सकते हैं 50% संतानें लंबी है, 50% संतानें बोनी है। तो इस प्रकार से लंबा और बोने का अनुपात भी क्या हो जाएगा? 1:1। तो परीक्षण संकरण में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों ही क्या निकल करके आते हैं? 1:1। सेम परीक्षण संकरण भी क्यों करता था मेंडल? परीक्षण संकरण भी वो इस बात की जांच के लिए ही करता था कि भाई जो हम संतानें या जो वो पादप ले रहा है वो शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक संकर पूर्व संकरण टॉपिक भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है यहाँ पर जिसको हम पढ़ेंगे आगे, यह है व्युत्क्रम संकरण। देखिए व्युत्क्रम संकरण क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना व्युत्क्रम संकरण को, बड़ा सिंपल चीज है, पूछ ली जाती है कभी कभी। परिभाषा पढ़ते हैं। इस प्रकार के क्रॉस में जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। उत्क्रमित मतलब बदल दिया जाता है। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा था ना, एक को नर पादप मान लो, एक को मादा मान लो। तो इस प्रकार के क्रॉस में जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है, यानी कि मेंडल दोबारा क्रॉस करवा रहा है प्रत्येक प्रयोग में, और जिसको फर्स्ट टाइम में नर माना है उसको सेकंड टाइम में मादा मानेगा, जिसको फर्स्ट टाइम में मादा माना है उसको सेकंड टाइम में नर मानेगा। इस प्रकार की बात ये कर रहा है। देखो परिभाषा समझते हैं। इस प्रकार के क्रॉस में जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थात यदि पहले क्रॉस में नर पादप बोना व मादा पादप लंबा हो, तो व्युत्क्रम क्रॉस में यानी जो क्रॉस दोबारा रिपीट कर रहा है वो, उसमें मादा पादप बोना रखेगा और नर पादप लंबा रखेगा। तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। जैसे यहां समझिए, आप पिछले प्रयोग में इस वाले में समझ लीजिए व्युत्क्रम संकरण। मान लीजिए इसमें व्युत्क्रम, मेंडल सब प्रयोगों में व्युत्क्रम संकरण करता था। जैसे मान लीजिए यहां पर कि इसी में अगर हम व्युत्क्रम संकरण को समझें, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम वो प्रयोग कर रहा है और इस अशुद्ध लंबे पादप को वो क्या मान रहा है? नर। तो ये जितने भी ये नर युग्मक हुए, और इसको वो क्या मान रहा है? इसको वो मान रहा है मादा। ठीक है, क्रॉस हो गया, ये संतानें आ गई। अब मेंडल के दिमाग में यह आया कि यार कहीं नर पादप इसको मतलब इसका परागकण लिया और इसकी अंडकोशिका ली, उस लिए रिजल्ट ये आए हैं, उस कारण से रिजल्ट ये आए। कहीं ऐसा तो ना हो कि इस पादप की अंडकोशिका लें और इस पादप का परागकण लें तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो इस बात की जांच के लिए वो व्युत्क्रम क्रॉस करवाकर वापस ये रिजल्ट प्राप्त करता था। अगर सेम आते थे तभी वो संतुष्ट होता था। तो इस बात को आप देखो। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या किया उसने? इसका परागकण नहीं लिया, इसका परागकण नहीं लिया, इसकी अंडकोशिका ली, यानी इसको क्या माना? इसको माना मादा, और इसकी अंडकोशिका नहीं ली। इसका क्या लिया? इसका लिया परागकण, यानी इसको क्या माना? इसको माना नर। दोबारा रिपीट करके उसने रिजल्ट देखे और यही रिजल्ट आए। तो इस प्रकार वो व्युत्क्रम संकरण भी करता था, यानी फर्स्ट टाइम में जिसको नर माना है उसी के व्युत्क्रम क्रॉस में वो उस पादप को मादा, और जिसको फर्स्ट टाइम में मादा माना था उसको व्युत्क्रम क्रॉस में नर मान करके दोबारा क्रॉस करा करके उसको रिचेक करता था। इस प्रकार का संकरण ही क्या कहलाता है? इस प्रकार का संकरण ही व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से मेंडल के जितने भी आपके सिलेबस में जो भी संकरण प्रयोग थे, वो संकरण प्रयोग आज हमने यहां पर समाप्त किए। आशा करता हूं कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपके वैसे तो सिलेबस के अंदर ये जो मेंडलिज्म आपने पढ़ा है, मेंडल के संकरण प्रयोग जो आपने पढ़े हैं या उसके जो नियम आप पढ़ने वाले हैं, उसके विचलन को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन हम यहां पर विचलन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस इस साल का सिलेबस आपका लैप्स कर दिया गया है, तो हमें विचलन नहीं पढ़ने, हम सीधे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम ही यहां पर पढ़ेंगे, विचलन नहीं पढ़ेंगे। तो यहां तक की बातें समाप्त होती है। सारे संकरण प्रयोग हमने यहां पूरे कर लिए। कल की क्लास में अब हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करेंगे, जो सारे नियम इन प्रयोगों के आधार पर ही दिए गए हैं। तो कल मिलते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।